तो दोस्तों, जैसा कि बजट आ चुका है, तो इस बार के बजट की क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं, हम उसे एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। ये जो पीपीटी है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ही उपलब्ध कराई गई है। तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे बजट को पीपीटी में बताने का प्रयास किया है। जो विकास यात्रा की बात करते हैं, सबसे पहले हरी विकास यात्रा पे ही है। तो विकास यात्रा में इन्होंने कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के इंजन माना है, जिसके लिए सुधार को ईंधन और समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस को मार्गदर्शक प्रेरणा माना है, और जिसका गंतव्य है विकसित भारत बनाना। आगे एक कोर्स दिया गया है, एक लाइन दी गई है कि देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। विकसित भारत की क्या क्या आकांक्षाएं हैं, इसे इस बजट में ये बताया गया है कि विकसित भारत की आकांक्षाएं हैं विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना, जिस क्षेत्र में निवेशों में नई जान डालना, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना। ये इस विकसित भारत की जो आकांक्षा है उसे इस बजट में पूरा करने का प्रयास देखने को मिलेगा। ये बजट में ये बताया गया है कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय क्या क्या किए गए हैं। एक वर्ड है GYAN, इसे शुरुआत में ही हमारी वित्त मंत्री जी ने बताया कि जी का मतलब गरीब, वाई युवा, ए अन्नदाता, एन नारी शक्ति है। कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना, इसके लिए जो 5 कार्यक्रम के तहत इसे पूरा करने का प्रयास किया गया है। नंबर 1 है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। नंबर 2, केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण। अब केसीसी के माध्यम से ऋण को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक के कर दिया गया है। नंबर 3, एक नई योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और नंबर 4, कपास उत्पादकता मिशन, जो कि 5 वर्षीय मिशन के अंतर्गत काम करेगा। नंबर 5 पे है बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करना, जो कि एक नया बोर्ड भी है, आप कीजिएगा। इसके आगे प्रयास किया गया है कि दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए, जिसके लिए 6 वर्षीय मिशन के अंतर्गत तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक को काम में लेने की बात की गई है। अब भारतीय या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय डाक किस प्रकार से काम कर सकता है और किस प्रकार सहयोगी हो सकता है, उसकी बात इसमें की गई है। इसके आगे हम देखते हैं कि MSME को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया गया है। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड प्रथम वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके आगे पहली बार के उद्यमियों के लिए क्या योजना है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि अगले 5 वर्षों के दौरान रुपये 2 करोड़ तक के ऋण। इसके आगे निम्नलिखित पर जोर देने के निर्देश के साथ विनिर्माण मिशन, व्यापार करने की सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु तैयार कामगार, जीवंत और गतिशील MSME क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण करना। हम ये देखेंगे कि इस बार MSME की जो ऋण गारंटी सुरक्षा अभी तक 5 लाख रुपए की 5 करोड़ रुपए की थी, वो 10 करोड़ कर दी गई है। स्टार्टअप के अंतर्गत 10 करोड़ की वर्तमान राशि को 20 करोड़ कर दिया गया है। और MSME के जो इसके आगे हम देखेंगे गरीबों, युवाओं, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय के अंतर्गत लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश के लिए क्या क्या प्रयास, कौन कौन सी योजनाएं कार्यरत रहेंगी। इसमें से कई सारी योजनाएं तो वही हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, कुछ नए और कुछ को विस्तार दिया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण कार्यक्रम 2.0 के रूप में चलता रहेगा। IIT में क्षमता का विस्तार किए जाने की बात की गई है। IIT पटना में हॉस्टल को विकसित और नए हॉस्टल के समय में नई संख्या बढ़ाने की बात की गई है। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र बनाए जाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तकें स्कीम है, जिसमें कि भारतीय भाषाओं में ही पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारियाँ होंगी। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं, अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ये योजना पहले से चली आ रही थी, इसी को और विस्तारित किया गया है।
शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र AI सेंटर खोले जाने की बात की गई है, जिसका कुल परिव्यय ₹500 करोड़ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये 5 वर्षों में 75,000 सीटें हैं और अगले वर्ष में ही 10,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। PM स्वनिधि, बैंकों से अधिक ऋणों, UPI से जुड़े क्रेडिट कार्डों और क्षमता निर्माण सहायता के साथ सुधार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण किस तरह से किया जाएगा? ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। इसमें से उन पर विशेष बात की गई है जो डिलीवरी का काम हमारे घरों में करते हैं, उनको इंश्योरेंस देने की बात भी की गई है और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने की बात भी की गई है। आगे देखते हैं लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश पर क्या किया जाएगा, उसी बात है। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों को सहायता देने की बात की गई है, 1.5 लाख करोड़ रुपए, जिसे वे अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। जल जीवन मिशन को 2028 तक पूरा किए जाने की बात की गई है, जिसे 100% यानी सभी क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में सुधार की बात की गई है। इसके आगे देखते हैं कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन लागू करने की बात की गई है। उड़ान, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने की बात हुई है। और उसमें बिहार की ज़रूरतों को देखकर के बात किया गया है और रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन पर जोर देने की बात भी हुई है। राज्यों को साथ साझेदारी से शीर्ष 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा। सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी और हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पर्यटक गंतव्यों तक यात्रा की सुगमता और संपर्क को और व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं कि अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इसमें आगे हम देखते हैं कि निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या प्रयास करे जाएंगे। निर्यात संवर्धन मिशन चलाया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईंधन के रूप में सुधार कैसे कैसे किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास के क्या योजनाएं हैं। इस बार बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 से बढ़ाकर 100% की जाएगी, यानी पहले अभी तक 74% थी, जिसे अब 100% तक निवेश करने की छूट दे दी गई है। कर सुधार में प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव है। प्रत्यक्ष कर में यानी इनकम टैक्स में बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक उसे हम आके देखेंगे भी कि अभी तक जो 7 लाख की इनकम पर छूट थी उसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। विनियामक सुधार यानी रेगुलेटरी जो रिफॉर्म्स हैं वो क्या हैं, किस तरह से काम करेंगे, तो उसे हम आगे देखते हैं कि विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित करने की बात की गई है, जिसे जन विश्वास विधेयक 2.0 भी कहा जा रहा है। इसके आगे हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में क्या बदलाव किए जाएंगे। इस बजट के तहत 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से अधिक उपकर या अधिभार को उद्ग्रहण न करना, सरचार्ज की बात हो रही है। क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव क्या क्या हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या बात हो रही है। LED LCD टीवी के लिए ओपन सेल, टेक्सटाइल के लिए लूम, मोबाइल फोनों और EV की लिथियम आयन बैटरी से संबंधित पूंजीगत माल को लेकर छूट दी जाएगी। जिसके बाद टीवी, मोबाइल फ़ोन, ये लिथियम आयन की बैटरी जिसमें भी यूज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, ये सस्ते हो सकते हैं। निर्यात संवर्धन में हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट की बात की गई है। इसके आगे देखते हैं कि जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में सुधार की बात हो रही है। 36 जीवन रक्षक दवाओं औषधियों को छूट प्राप्त सूची में डाल दिया गया है। 6 दवाओं को 5% शुल्क वाली सूची में डाला गया है। 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ा गया है। इसमें दुर्लभ रोगों, कैंसर, गंभीर चिकित्सा बीमारियों की दवाइयाँ शामिल की गई हैं। प्रत्यक्ष कर को लेकर क्या प्रस्ताव है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मध्यम और पर विशेष ध्यान के साथ वैयक्तिक आयकर सुधार की बात हुई है। बड़ा बदलाव यह है कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है, जिसमें 75,000 का जो और छूट होता है अगर वो भी जोड़ें तो 12.75 लाख तक की इनकम जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनके लिए टैक्स फ्री हो चुकी है। पहले जो 15 लाख के ऊपर 30% का स्लैब था वो अब 24 लाख के ऊपर लागू होगा।
इसको आगे देखते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती 50,000 से दोगुना करके 1 लाख कर दिया गया है। किराया, जो मकान मालिक को जो किराया प्राप्त होता है उसमें जो 2.4 लाख रुपए वार्षिक सीमा थी उसे बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। ये TDS के लिए ये बात है। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन दिया गया है कि अभी तक आप अगर किसी भी वर्ष का टैक्स कुछ रिवाइज या अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए समय सीमा 2 वर्ष थी, बीते वर्षों के लिए था, जैसे अब 2 वर्ष से 4 वर्ष तक बढ़ा गया है, बढ़ा दिया गया है। इसके आगे हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि बात हो रही है कि रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर की। रुपया आता कहाँ से है और कहाँ जाता है, खर्च कहाँ हो जाता है। तो इसको ऐसे समझाने का प्रयास है कि जो इनकम टैक्स है उससे 22%, जो GST एवं अन्य कर हैं उससे 18%, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5%, उधार लेकर के 24%, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स 17%, लगभग GST के बराबर, सीमा शुल्क ये है 4%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ जो ऋण नहीं है बल्कि अनुदान के रूप में प्राप्त होती हैं ये 1%, और गैर कर प्राप्तियाँ हैं 9%। गैर कर प्राप्तियों का मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि जो फीस सरकार तरह तरह से ड्यूटी लगाती है, स्टाम्प ड्यूटी हो गई, अन्य सारी हैं फीस गवर्नमेंट की जिसे आपको देना होता है, वो गैर कर प्राप्तियों के रूप में है और 9% हैं, लगभग GST के आधा। रुपया कहाँ जाता है, खर्च की बात करें तो इसमें भी ये बताया गया है कि जो ब्याज भुगतान करने में ही 20% का खर्च हो जाता है। GST से जो प्राप्त होता है उससे भी ज़्यादा, लगभग इनकम टैक्स के बराबर का रुपया इसी में खर्च हो जाता है ब्याज का भुगतान करने में। और 4% धनराशि पेंशन में खर्च होती है। रक्षा डिफेंस के ऊपर 8% खर्च होता है। प्रमुख सब्सिडी जो दी जाती हैं, तरह तरह की स्कीम्स सरकारों के द्वारा चलाई जाती हैं, उसमें सब्सिडी देती हैं सरकारें, जिसे 6% भाग सब्सिडी में खर्च होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण यानी जो वित्त आयोग के द्वारा सुझाए गए उसमें 8% खर्च होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बहुत सारी चलती हैं जिसमें 8%। राज्यों का कर एवं शुल्क में हिस्सा, क्योंकि जो प्राप्त होता है उसमें से राज्यों को डायरेक्ट मिल जाता है। जिसके अलावा है जो वित्त आयोग अनुशंसा करता है उसके अलावा है ये 22%। आगे बात हो रही है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, रक्षा एवं सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर 16% का खर्च है। और अन्य व्यय भी हैं जो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, वो हैं पूरे 8%। इसके आगे हम देखते हैं कि प्राप्ति और व्यय ये विगत वर्षों में और अभी इस वर्ष और आने वाले वर्ष जिसके लिए बजट तैयार किया गया है कैसा रहने वाला है। प्राप्तियाँ जैसे कि 2 तरह की होती हैं और व्यय भी 2 ही तरह के होते हैं। प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट। व्यय में देखें तो वो भी इसी तरह से है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्यय। इसको ये समझने के लिए ये हमारा चार्ट है कि पिछले वर्षों में क्या रहा है, आगे क्या रहने का अनुमान है, बढ़ रहा है घट रहा है, उस चार्ट के माध्यम से हम सीधे समझ सकते हैं। आप ये देखें कि राजस्व प्राप्ति में अगर बात करें तो 2023-24 में क्या था एक्चुअल, 24-25 को लेकर 2 डाटा हैं, एक है BE और एक है RE। ये है रिवाइज्ड एस्टीमेट RE, ये जो BE है ये अनुमानित है, यानी पिछले वर्ष के बजट में जो अनुमानित किया गया था वो था 31.3 लाख करोड़। पूरी धनराशि ये लाख करोड़ रुपए में है, जो भी शो हैं सब लाख करोड़ में है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसको बस इतना समझें कि 2024-25 में 2023-24 से ज़्यादा अनुमानित किया गया था, अनुमान से थोड़ा कम प्राप्त हुआ है। रिवाइज करके देख रहे हैं कि लगभग इतना प्राप्त हो जाएगा मार्च तक में, क्योंकि अभी जनवरी एंड फरवरी 1 फरवरी है, तो ये 2 महीने और हैं। तो अनुमान ये है कि पूरा तो नहीं लेकिन लगभग उसके अचीव हो जाएगा। आने वाले वर्ष का जो एस्टिमेट है वो 34.2 है। रेवेन्यू से रिसिप्ट की बात हो रही है। पूंजीगत प्राप्तियाँ कैपिटल रिसिप्ट में, कैपिटल रिसिप्ट का खेल ये है कि 2023 में ज़्यादा प्राप्त हुआ था, 2024-25 में अनुमान भी कम ही लगाया गया था। ये कैपिटल रिसिप्ट इस तरह से होता है कि जब हम किसी अपनी ही यदि भारत सरकार की ही किसी कंपनी को बेच करके या कुछ बेचते हैं तो मिलता है, वो होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो कम रखी गई हैं और प्राप्त उससे भी कम होने का अनुमान है। यानी रिवाइज एस्टीमेट है 2024 चल रहा है, अभी 2 महीने बाकी भी हैं, तो देखेंगे कितना हो जाएगा। अगले साल के लिए भी लगभग उसी के आसपास ही अनुमानित है। पूंजीगत व्यय देखें तो उसको भी आप इस तरह से देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें ये बताई गई है कि घाटे की प्रवृत्ति किस तरह से है। दरअसल होता क्या है कि हमारे जो रिसिप्ट, जो हमारी प्राप्तियाँ हैं और जो हमारा व्यय है, तो व्यय ज़्यादा होता है प्राप्तियों से जनरली, तो घाटा एक बना ही रहता है व्यय ज़्यादा होने के कारण। उसी घाटे को लेकर के बात की जाती है। जो चार्ट हम देखेंगे इसमें समझेंगे
ये तो 4 तरह के डेफिसिट की बात की गई है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इस चार्ट को हम देख के समझेंगे भी और हमारा सरकारों का प्रयास भी है कि ये ऐसे ही रहे, घटे, निरंतर इसको घटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको आप चार्ट को देखिएगा कि इस पर लगातार काम हो रहा है। इसके आगे हम देखेंगे कि केंद्र की निवल प्राप्ति में प्रवृत्ति क्या है। आप देखिए जरा किस तरह से आप ये देख लीजिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण कितने तरह से किए जा रहे हैं, ये लगातार बढ़ रहा है। जिसे मैंने कहा था ना, पीछे की जो वित्त आयोग है वो सिफारिश करता है, उसके आधार पर इसे केंद्र राज्यों में बांटता है। तो ये 21, 22, 22, 23 और इस तरह से आगे लगातार इसमें बढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है। इसके बाद एक नज़र डालते हैं, और ये आखिरी पेज भी है, इसमें देखते हैं कि प्रमुख मदों का व्यय किस प्रकार से। जो प्रमुख मद हैं उसकी बात हो रही है, रक्षा, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय, कृषि और संबंध कार्यकलाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वाणिज्य और उद्योग, समाज कल्याण, वैज्ञानिक विभाग। देखिए सब लगभग इसमें प्रमुख, स्वास्थ्य पे कितना खर्च हो रहा है, रक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा पे खर्च हो जाता है, लगभग 8% हमने पीछे देखा भी था। ग्रामीण विकास में कितना खर्च हो रहा है, तो इसे एक नज़र दौड़ाइएगा, देखिएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च लगातार बढ़ाए जाने की बात होती है, तो इस पर ये खर्च इस तरह से किया गया है, ये सभी आंकड़े करोड़ में हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये पूरा का पूरा PDF PPT भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो साथियों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। मैंने अभी इसको नई शुरुआत करी है, कोशिश करता हूँ आगे भी और एजुकेशनल वीडियो डालने की। धन्यवाद।